बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, बायोलॉजी पार्ट 2 हमारी चल रही है और अब तक हमारे 24 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 25 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्केलेटन की कुछ डीफॉर्मिटीज़ को डिस्कस किया था और हाफ पोर्शन उसका कंप्लीट कर लिया था। आइए जी, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया जो है डीफॉर्मिटी, जो हमारे पास टॉपिक था उसका एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं जी डिस्क स्लिप। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं इसको, डिस्क स्लिप को। सो डिस्क स्लिप क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क क्या है। तो याद रखिएगा, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है जो आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसमें आपने कहा 33 वर्टिब्रीज हैं जो अपने आप को 4 कर्व के अंदर डिवाइड कर रहे थे। उन हर 2 कंसेक्यूटिव वर्टिब्रीज के दरमियान एक पैड होता है, एक क्वेश्चन होता है। उस पैड को, उस क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? डिस्क कहते हैं। सो व्हाट इज डिस्क? सो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वर्टिब्रीज। और क्या होगी? क्वेश्चन लाइक यानी पैड लाइक स्ट्रक्चर होगा और कंपोज्ड ऑफ इनर सेमी फ्लूइड। तो अब इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। जबकि सराउंडिंग में क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। अब जरा ये चेक कीजिए, नीचे आपको ये 2, नंबर 1 नंबर 2, ये 2 कंसेक्यूटिव आपको नजर आ रहे हैं वर्टिब्रीज, और इन 2 वर्टिब्रीज के बिल्कुल दरमियान में ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, इट इज नाउन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इस डिस्क में ये जो बाहर वाला सारा यहां से लेकर यहां तक वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये सारे का सारा क्या है जी? इसकी आउटर कवरिंग है, जिसे आप क्या बोलते हो? एनुलस फाइब्रोसिस। जबकि ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है ये एक फ्लूइड होता है जो कि स्पॉन्जी बाय नेचर होता है, शॉक अब्जॉर्बर होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। और ये बड़ी आसानी के साथ क्या करता है? किसी किस्म का कोई शॉक बॉडी को लग जाए, कोई फिजिकल ट्रॉमा आ जाए, जंपिंग वगैरह कर रहे हैं आप, वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं आप, तो ये सारा स्ट्रेस क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है और इलास्टिक नेचर का होता है। सो ये जो आपके पास न्यूक्लियस पल्पोसिस है, ये क्या होगा? एक्ट एज ए रबर बॉल। यानी रबर बॉल आपको पता है उसका काम क्या होता है जी? अब्जॉर्ब कर लेना शॉक को, फिर अपने आप को रीस्टोर कर लेना। इस तरह उसके अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं आती। तो बिल्कुल इसी तरह जब वर्टिब्रल कॉलम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर पड़ेगा, तो ये उस स्ट्रेस को, उस बोझ को, उस प्रेशर को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ी देर के लिए अपने अंदर चेंज ले आएगा, फिर अपने चेंज को क्या कर लेगा? रीस्टोर कर लेगा। सो ये क्या करता है जी? इलास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। तो एक इलास्टिक जो है वो क्या है? बेसिकली स्ट्रक्चर है। और जो इसकी आउटर कवरिंग है वो फाइब्रो कार्टिलेज की है, यानी कार्टिलेज के फाइबर होंगे जो इसकी आउटर कवरिंग बना रहे होंगे। और आपको याद होगा कि 2 कंसेक्यूटिव वर्टिब्रीज के दरमियान जो आपके पास जॉइंट था वो भी कौन सा था? कार्टिलेजिनस जॉइंट था। तो यहीं से कार्टिलेज के जो है वो फाइबर निकलते हैं जो 2 कंसेक्यूटिव वर्टिब्रीज को आपस में जोड़ते हैं। सो ये जो आउटर कवरिंग है इसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस एनुलस फाइब्रोसिस। सो द एनुलस फाइब्रोसिस होल्ड टुगेदर बाय सक्सेसिव वर्टिब्रीज। तो ये क्या करते हैं जी? दोनों वर्टिब्रीज को आपस में ज्वाइन करते हैं ताकि उनका आपस में एक लिंक रहे। और फंक्शन क्या होगा? इट एक्ट एज ए शॉक अब्जॉर्बर, जो मैंने पहले बताया, ड्यूरिंग वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया। तो इस तरह, और साथ ही साथ व्हेन वी बेंड लेटरली, तो हमारा आगे पीछे बेंड होना या हमारा वॉकिंग करना, जंपिंग करना, ये सारे का सारा प्रेशर एग्जर्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम, और उसके अंदर वो सारे के सारे शॉक जो होते हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ये डिस्क अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। सो अब हम इसकी अब नॉर्मलिटी की तरफ चलते हैं। नॉर्मल फंक्शन तो आपको पता चल गया कि 2 कंसेक्यूटिव वर्टिब्रीज को आपस में जोड़ना, उनके दरमियान शॉक अब्जॉर्बर का काम करना और एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है। तो अब नॉर्मल करेक्टर क्या है? आइए जरा इसकी अब नॉर्मलिटी की तरफ चलते हैं। डिस्क स्लिप, इसमें क्या होगा? सवियर और सडन फिजिकल ट्रॉमा, बॉडी को फेस करना पड़ गया, अचानक किसी ना किसी वजह से कोई फिजिकल आपकी बॉडी को झटका लग गया, कोई चीज़ आपके लग गई। सो या फिर क्या होगा? आप आगे की तरफ बेंड होकर कोई हैवी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे थे? कैरी कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होगा? वो जो कार्टिलेजिनस लिंकेज हैं वर्टिब्रल कॉलम के 2 सक्सेसिव वर्टिब्री के और ये जो आपके पास पैड है इसके, ये आपस में क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? हर्निएशन ऑफ द डिस्क,
हर्निएशन कहते हैं निकल के बाहर आ जाना। तो क्या होगा, डिस्क वहां से निकल कर बाहर आ जाएगी। जब निकल के बाहर आ जाएगी तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्क स्लिप, क्योंकि डिस्क अपनी जगह से क्या हो गई है, स्लिप हो गई है। और यूजुअली इन्वॉल्व रप्चर, ऐसा भी हो सकता है कि जो बाहर वाला उसका फाइब्रस जो था न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस पल्पोसिस के सराउंडिंग में एनुलस फाइब्रोसिस था, ऐसा भी हो सकता है वो क्या हो जाए, वो रप्चर हो जाए। और अगर वो रप्चर हो गया तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, अंदर वाला जो कंटेंट है, जो केमिकल है, वो क्या होगा, बाहर निकल आएगा। जब वो बाहर निकल आएगा तो उससे क्या होगा, वो जो कंटेंट बाहर निकला माइट भी पॉसिबल वो गिर जाए हमारे पास शाटिका नर्व के ऊपर, जिसकी वजह से अच्छा खासा उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। सो इफ प्रोट्रूजन प्रेजेंट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, अगर ये कहाँ गिर गई जी, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर या स्पाइनल नर्व्स के ऊपर जो कि शाटिका वगैरह है, तो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड अच्छी खासी क्या हो जाएगी, एक्साइट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होती है, पेन जो है वो जनरेट होती है। सो डिस्क स्लिप इज ट्रीटेड विद बेड रेस्ट एंड ट्रैक्शन एंड पेन किलर। तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेटली पेन किलर, ताकि पेन ना हो। प्रॉपर आपने रेस्ट करनी है, क्योंकि जो मेन सारा आपकी बॉडी का जो वेट होता है वो वर्टिब्रल कॉलम कैरी कर रहा होता है, और उनके दरमियान सारे का सारा जो उनको कंजेक्टिव आपस में अटैच करके रखना और कंप्रेशन वगैरह को अब्जॉर्ब करना, वो सारा डिस्क कर रही हो, तो डिस्क तो ख़राब हो गई है। तो इसलिए आप प्रॉपर इसको क्या करते हो जी, आपको रेस्ट करना पड़ती है। और ट्रैक्शन कहते हैं वेट वगैरह जो है वो बांध कर वर्टिब्रीज को खींच कर लोकेशन पे सही सेट करना डिस्क को। और अगर ये बिल्कुल ही रप्चर हो चुकी है तो फिर आर्टिफिशियल डिस्क वहाँ पे क्या की जाती है, अटैच की जाती है। सो ये था हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क का डिस्क स्लिप वाला टॉपिक। तो आइए जी ज़रा हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्पॉन्डिलाइसिस। अब यही मैंने बात की कि अगर हमारे पास डिस्क जो है वो क्या हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो या तो आप उसे सर्जिकली क्या कर ले, रिमूव कर लें। अगर आप सर्जिकली उसे रिमूव नहीं कर पाए तो डायरेक्ट वर्टिब्री से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब उनके दरमियान जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वर्टिब्रीज एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। दिस फिनोमेना नाउन एज स्पॉन्डिलाइसिस। तो स्पॉन्डिलाइसिस इट इज़ अ डिजीज़ which is caused by immobility of the fusion of the vertebral joint। तो हमारे जो vertebral joint है they will fuse together, क्योंकि डिस्क खत्म हो चुकी है। जब वो फ्यूज हो जाएंगे तो vertebral column में प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज sciatica। अब sciatica क्या होता है, हमारी जो vertebral column है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन कर रही है। अब जैसे ही टेल के पास आएगी तो वहाँ पे आके क्या करती है जी, दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। जब वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, यानी दोनों लेग्स के अंदर इसने दो ब्रांचेस देनी है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, sciatica नर्व बोलते हैं। और वो क्या करती है, हमारे जो लोअर लिम्स हैं उनका कम्युनिकेशन डेवलप करती है विद द ब्रेन। तो जितने भी लोअर आपके पार्ट्स हैं, मीन आपके फुट की मूवमेंट, आपके टॉज की मूवमेंट, आपकी एंकल की मूवमेंट, आपकी नी की मूवमेंट, यानी लेग के अंदर जितनी भी मूवमेंट होगी, ऑल विल बी कंट्रोल बाय sciatica नर्व। और वो लिंक करेगी स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड आपस में जो है वो आपको पता जो है वो ब्रेन के साथ लिंक कर रहा है। तो इस तरह sciatica नर्व जो होती है वो मेन लिंक कर रही होती है लेग्स का ऑन द बिहाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विद ब्रेन। तो sciatica के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या होती है। सो characterized by the stabbing pain radiating over the course of the sciatica nerve। so stabbing pain दर्द का बड़ी शिद्दत से पैदा होना, radiating over the, और पूरी सरफेस के ऊपर रन करना। तो आपके पास ये जो sciatica nerve है ये आपके जो लेग है, लेग के बटिक्स वाले रीजन से निकल कर, यानी ये बटिक्स उसका प्रॉक्सिमल रीजन बन गया, निकल कर आपके पाँव के नीचे तक जाती है, वहाँ पर ये ब्रांचेस अपनी सब ब्रांचेस देती है। तो पूरी जो है वो लेंथ पे क्या करना जी, पेन का रेडिएट करना, पेन का रन करना, यानी पूरी लेग में क्या होगी, पेन होगी sciatica के अंदर। और उससे क्या होगा, इट रिजल्ट ड्यू टू द इंजरी ऑफ द प्रॉक्सिमल sciatica नर्व। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमल रीजन था यानी क्लोज टू द बटक्स, वहाँ पे यानी जो हिप मसल होते हैं वहाँ पे क्या आ गई है जी, sciatica नर्व में इंजरी आ गई है, विच माइट फॉलो फॉल। जो किस वजह से हो सकती है कि आप जो है वो गिर गए, या फिर क्या हुआ, हर्निएशन ऑफ डिस्क, डिस्क जो है वो स्लिप हो गई। और हमने कहा कि ऐसा भी हो सकता है वो रप्चर हो जाए, और रप्चर होने के बाद उससे मटेरियल निकल के बाहर आ गया और वो डायरेक्ट sciatica वगैरह के ऊपर गिर गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर क्या होगा, बटिक्स के अंदर जो हम इंजेक्शन लगाते हैं
वो जो है वो प्रॉपरली इंजेक्ट नहीं हुआ, और अगर वो नीडल जो है वो जब आपने बटेक्स के अंदर इंसर्ट की और जाके वो शाटिका को क्या कर गई, ट्रांजेक्ट कर गई, काट गई, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस मे रिजल्ट इन द नंबर ऑफ द लोअर लिम्ब इम्पेयरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द प्रिसाइज नर्व रूट इंजर्ड। अब कितना आपका लोअर पार्ट इंजर्ड होगा, कितना लेग को सफर करना पड़ेगा, कितना लोअर लिम्स के फंक्शन प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होंगे, इट विल डिपेंड अपॉन कि कितना जो है वो आपके पास वो जो नर्व ट्रैक है यानी शाटिका है वो ट्रांजेक्ट हुई है, कटी है। जितनी ज्यादा कटेगी उतना ज्यादा लोअर लिम्स के फंक्शन जो है वो यूजलेस हो जाएंगे, कंट्रोल नहीं होंगे। जितनी कम कटेगी उतने जो है वो कम फंक्शन जो है वो क्या होंगे, जो है वो अब नॉर्मल स्टेट में जाएंगे। सो When sciatica nerve is completely transit, अगर तो ये मुकम्मल तौर पे टूट गई तो लेग्स आपकी हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी। और याद रखिएगा जब एक दफ़ा यूजलेस होगी तो दोबारा कभी उनका कोई भी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सो रिकवरी फ्रॉम sciatica इंजरी इज यूजुअली स्लो एंड इनकम्प्लीट। पहली बात बहुत स्लो और इनकम्प्लीट, कंप्लीटली कभी भी आपकी वो लेग्स ठीक नहीं हो सकती। तो इतनी इंपॉर्टेंट हमारे अंदर ये है। द नेक्स्ट वन इज आर्थराइटिस। अब आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज दैट डैमेज द जॉइंट्स। तो बेसिकली एक ऐसी डिजीज है जो कि क्या करेगी, जॉइंट्स को डैमेज करेगी। इसमें क्या होगा, पेन होगी, स्टिफनेस, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट, जॉइंट स्टिफ हो गए, पेन होगी और इन्फ्लामेशन हो जाएगी। जो आपके पास इसका एक्यूट फॉर्म होगी आर्थराइटिस यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्वेजन, और उसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से बड़ी आसानी से हो सकता है। यानी जो लेस सीवियर इन्फेक्शन होता है उसे एक्यूट कहते हैं, और बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो उसे क्रॉनिक कहते हैं। इसमें क्या होगा, द मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द जॉइंट थिकन्स और फ्लूइड प्रोडक्शन क्या है, डिक्रीज हो गया। तो आपको याद होगा दो जॉइंट्स के दरमियान जो फ्लूइड था उसे आप क्या बोलते थे, साइनोवियल फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो गया तो डायरेक्ट बोन के साथ रब होगी। तो कॉर्नर्स के ऊपर तो क्या होता है, हाईलाइन कार्टिलेज, इसका मतलब वो हाईलाइन कार्टिलेज भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, डीजनरेट होंगे। अब जब हाईलाइन कार्टिलेज भी नहीं है तो बोन से डायरेक्ट जो है वो क्या कर रही है, अटैच हो रही है, रब हो रही है, तो बोन के अंदर डीजनरेशन होना शुरू हो जाएंगी और बोन्स के लिविंग सेल्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, विच कॉन्सिक्वेंटली लीड्स टू द इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली फ्लूइड नहीं है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी। क्रॉनिक आर्थराइटिस अगर हो गया तो उसकी आपके पास जो बेशुमार एग्जाम्पल है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रीमाटॉइड आर्थराइटिस है और गॉटी आर्थराइटिस है। गॉटी जो है वो बड़ा फेमिलियर है हमारी सोसाइटी के अंदर, जिसे आप गैंठिया कहते हैं, जोड़ों का दर्द, बॉडी का हर जो जोड़ होता है उसमें दर्द होता है, तो वो आर्थराइटिस की ही एग्जाम्पल है। आइए जी नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। तो स्टूडेंट हमारी जो बॉन्स होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कैल्शियम फॉस्फेट है उसके अंदर, वेट वगैरह को कैरी कर रही हैं और मोस्ट रिजिड आपके पास कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन फिर भी किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, एक एक्सीडेंट की वजह से, फिजिकल ट्रॉमा की वजह से, गिरने की वजह से क्या होता है, वो ब्रेक हो जाती है। और अगर वो ब्रेक हो जाए तो फिर उनकी हमें क्या करवानी पड़ती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है ताकि उनको क्या करवाया जाए, रिपेयर करवाया जाए। तो आज के लेक्चर में हमें ये देखना है कि अगर बोन ब्रेक हो जाए तो उसका जो रिपेयरिंग मैकेनिज्म होता है वो किन स्टेप्स पे बेस करता है। सो क्या है जी, बोन में ब्रेक ड्यूरिंग यूथ तो डेफिनेटली हो सकती है, और जब वो टूट जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे कि डेफिनेटली बोन में क्या आ गया है जी, फ्रैक्चर आ गया है। और उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि बॉडी को कोई ना कोई ट्रॉमा फेस करना पड़ गया, या बॉडी जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से, ऑटोमोबाइल की वजह से वो फेस कर रही है, या आप स्पोर्ट्स इंजरी यानी कोई चीज़ आपको लग गई है, या आप गिर गए हैं भागते वक्त, या बैट वगैरह लग गया, बॉल वगैरह लग गई, किसी भी वजह से वो आपके पास बोन क्या हो गई है जी, ब्रेक हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि एज बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, बोन्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो गई, प्रॉपर मटेरियल जो है वो कंटेंट जो है वो अकेमुलेट नहीं हो रहा, उसकी वजह से वेट को कैरी नहीं कर पाए, बोन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो किसी भी वजह से भी क्या हो सकती है, बोन ब्रेक हो सकती है। तो उस वक्त जो हम बोन की ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसको, जो टूटी बोन है उनको उनके स्पेशल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे लाया जाए जो टूटने से पहले थी, यानी उनको कोएक्स्ड बैक किया जाए। कोएक्स्ड बैक स्टैंड्स फॉर टूटी हुई बोन्स को उनके वापस उसी एक्सिस पे लेके आना, उसी डायरेक्शन में लेके आना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। सो जो हम ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। सो
इज अ प्रोसीजर टू रिपेयर द फ्रैक्चर आर डिसलोकेट। तो जो डिसलोकेशन हो गई है बोन्स की, या जो बोन फ्रैक्चर हो गई है, उसको प्रॉपर क्या करना है जी, उसकी ट्रीटमेंट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, जिसमें हम बोन को क्या करेंगे, कोएक्स्ट बैक करेंगे, उसकी प्रॉपर पुराने वाली लोकेशन पे वापस लेके आएंगे। अब ये दो तरह की होगी, क्लोज रिडक्शन और एक आपके पास ओपन रिडक्शन होती है। क्लोज रिडक्शन में क्या होगा, इन क्लोज रिडक्शन द बोन एंड आर कोएक्स्ड बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन बाय द फिजिशियन हैंड। यानी आपको किसी किस्म की जो है वो ओपन जो है वो नहीं करनी पड़ेगी, स्किन सर्जरी नहीं करेंगे, हाथों के साथ ही जो फिजिशियन होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से आगे पीछे उसे खींच कर क्या करते हैं, बोन को उसकी मुतलका जगह पे वापस ले आते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें उसको प्रॉपर सर्जरी करनी पड़े और सर्जरी करके बोन को उसको कोएक्स बैक किया जाए, टूटी हुई बोन्स को उनकी एक्चुअल लोकेशन पे वापस लाया जाए। तो इसके बाद अब हमारी स्टार्ट होती है जी हेलिंग प्रोसेस, यानी हेलिंग। अब बोन को आपने कोएक्स बैक कर लिया है, अब बोन ने क्या करना है, प्रॉपर वहाँ पे पड़े पड़े रिपेयर होना है। तो उस हेलिंग टाइम में हमारे पास जो टाइम लगता है वो कितना लगता है जी, 8 मिनिमम, और मैक्सिमम कितने लगते हैं जी, 12 वीक तक लग जाते हैं। बट इट मच लॉन्गर लार्जर वेट बेयरिंग बोन। तो अगर आपके पास कोई वेट बेयरिंग बोन है, सपोज कीजिए आपके पास जो है वो कॉक्सल बोन है वो ब्रेक हो गई, या फीमर बोन है वो ब्रेक होगी, तो तब टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। आइए ज़रा फेजेस की तरफ चलते हैं, कौन कौन से फेजेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। द रिपेयर प्रोसेस इज सिंपली फ्रैक्चर टेक प्लेस इन 4 phases। द फर्स्ट वन इज हेमाटोमा। अब व्हाट इज हेमाटोमा, हेमाटोमा क्या होता है जी, आपकी जो है वो बोन ब्रेक होगी, फ्रैक्चर हो गया। जब बोन ब्रेक होगी तो डेफिनेटली उसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, टूट जाएंगी, फट जाएंगी, उनमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी तो सराउंडिंग में अच्छा खासा वहाँ पे ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा। उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन। सो जब ब्रेन जो है वो जब बोन जो है वो ब्रेक होगी तो डेफिनेटली सबसे पहले क्या डेवलप होगा, हेमाटोमा। सो When the bone breaks, the blood vessels are torn। blood vessels क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं हैमरेज। जिससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ द हेमाटोमा, जिसकी वजह से हेमाटोमा बनेगा, यानी ब्लड बाहर निकलेगा और वहां पे क्या हो जाएगा, उस फ्रैक्चर वाली साइड पे क्लॉट बना देगा। बोन सेल डिप्राइव्ड, तो डेफिनेटली जब ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई हैं, अब ब्लड कम्युनिकेशन खत्म हो गया, तो उसी की बिहाफ पे तो ट्रांसपोर्ट होता था न्यूट्रिएंट वगैरह, वो भी कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगी। तो जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिप्राइव हो जाएंगे, उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली दिस फिनोमेना नाउन एज नेक्रोसिस, जिसमें सेल्स को डैमेज किया जा रहा है, मारा जा रहा है, और उसकी वजह क्या बनी है, डेफिनेटली ये एक्सीडेंटल डेथ होगी। उनको जो है वो ब्लड रिसीव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से खुराक की उनमें अच्छी खासी क्या होगी है, कमी। और जब ब्रेक हो गई है बोन तो वो सराउंडिंग मसल्स को भी क्या करेगी, रप्चर करेगी, जिसकी वजह से उनमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो अच्छी खासी वहाँ पे पेन भी डेवलप होगी। ये देखिए जी, ये हमारे पास ये बोन है, यहाँ पे ये क्या हो गई है जी, ब्रेक हो गई है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ब्लड वेसल सारी जो है वो कट गई। तो ये सराउंडिंग में आपको नज़र आ रहा है, एक तो इन्फ्लामेशन भी हो चुकी है और दूसरा ब्लड भी एक्यूमुलेट हो गया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमाटोमा फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या होगा, कैलस फॉर्मेशन। अब कैलस फॉर्मेशन में क्या होगा, नेक्स्ट सॉफ्ट कैलस बिगन्स टू फॉर्म 3 to 4 वीक। तो 3 से 4 वीक इसको लगेंगे और सॉफ्ट कैलस बनेगा। उसमें क्या होगा, कैपिलरीज को दोबारा जो है वो जनरेट करवाया जाएगा हेमाटोमा में से। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये जो हेमाटोमा है, ब्लड वेजल्स आपको टूटी हुई नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको नई ब्लड वेजल्स निकलती नज़र आ रही हैं। तो हेमाटोमा आहिस्ता आहिस्ता क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट बेसिकली वो सेल्स होते हैं विच विल डेवलप कोलाजन, और साथ ही साथ इन्होंने क्या करना होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डेवलप करना होता है, जो कि मोस्टली कोलाजन ही होता है। ऑस्टियोब्लास्ट, ये आपके पास क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, वो वहाँ पे आ जाएंगे और वहाँ पे क्या किया जाएगा, एक तो हेमाटोमा को क्लियर किया जाएगा, वहाँ पे बोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा, वहाँ पे कोलाजन को जो कि मैट्रिक्स है वो डेवलप करना शुरू कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट बॉनी कैलस फॉर्मेशन। अब जो पीछे बना है वो अब बॉन्ड बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ था, तो अभी वहाँ पे मैट्रिक्स डेवलप किया गया है कोलाजिन का, अभी वहाँ पे फाइबर्स डेवलप किए जा रहे हैं कोलाजिन के, तो वो भी सॉफ्ट होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या किया जाएगा, हार्ड किया जाएगा। सो वहाँ पे
ऑस्टियोब्लास्ट सेल यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मिंग सेल्स हैं और ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो कि बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल है, डेफिनेटली ये क्या करेंगे, ये हेमाटोमा को साथ साथ क्लियर करते जाएंगे और वहाँ पे क्या डेवलप करते जाएंगे, वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट की बिहाफ पे मैच्योर जो है वो क्या की जाएगी, बॉन्ड डेवलप की जाएगी। सो वहाँ पे क्या किया जाएगा, रिसॉर्प्शन सेल्स कंटिन्यू टू माइग्रेट इनवर्ड और मल्टीप्लाई रैपिडली ग्रेजुअली कन्वर्ट द सॉफ्ट कैलस इनटू बॉनी। तो डेफिनेटली वो जो सॉफ्ट कैलस है वहाँ पे बॉनी डेवलप किया जाएगा और इट विल टेक टाइम 3 to 4 वीक आफ्टर द इंजरी। और ये चेक कर लीजिए जी, नीचे आपको यहाँ पे हेमाटोमा बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है, इन्फ्लामेशन भी कम हो रही है और बॉन अपने आप को दोबारा ओरिजिनल पुरानी फॉर्म में जाती हुई नज़र आ रही है। द लास्ट वन इज़ रीमॉडलिंग। अब रीमॉडलिंग मीन वो जो आप बॉन को रिपेयर कर रहे थे, बोन आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर हो रही थी, तो दोबारा बोन अपनी पहली वाली फॉर्म में वापस चली जाएगी, एग्जैक्ट वैसी ही शेप हो जाएगी, हेमाटोमा क्लियर हो गया, ब्लड वेजल्स दोबारा जनरेट होगी, बोन की स्ट्रेंथ पहली जैसी हो गई, लेंथ भी पहले जैसी हो गई, फॉर्म भी पहले जैसी होगी। दिस फिनोमेना नोन एज रीमॉडलिंग। सो आफ्टर सेवरल मंथ bony cells is remodeled by the excess material on the outside of the bone। तो अब क्या किया जाएगा जी, बॉन्स के अंदर मिनरल्स ऐड कर करके उसको इतना हार्ड बना दिया जाएगा कि इट विल बी लुक लाइक द बोन जो कि पहले वाली थी। सो फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द रीमॉडल्ड एरिया रिजेंबल दैट ऑफ द ओरिजिनल अनब्रोकन बोन। तो देख लीजिए, अब की बार जो आपके पास बॉन की फाइनल स्टेट होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जो टूटने से पहले थी। तो इस तरह इस सारे प्रोसेस से बॉन को क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए लॉन्ग आपने इसको अच्छे से याद करना है। और इस तरह यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।